Hello everyone. Today we will discuss about stereochemistry of organic compounds. Organic compound की stereochemistry में आज हम लेंगे optical isomerism in compound containing two identical chiral centers. इससे पहले हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखी थी ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें कि दो कायरल सेंटर थे, लेकिन वे दोनों कायरल सेंटर जो है वो डिफरेंट थे। आज हम ले रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें कि दो कायरल सेंटर्स हैं लेकिन दोनों आइडेंटिकल है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इस कैटेगरी का, दैट इज़ टार्टरिक एसिड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें एक कार्बन पे HOH और COH ग्रुप है और दूसरे पे भी सेम ग्रुप है HOH एंड COH ग्रुप। यानी कि ये किस तरह का कंपाउंड है, इसमें दो कायरल कार्बन हैं, यानी कि दो ऐसे कार्बन हैं जिनकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही हैं और दोनों पे सेम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर हम इनके एनेंशियोमर लिखें इस कंपाउंड का, दिस इज टार्टरिक एसिड, तो हम देखते हैं कि दो तरह से इसके स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। पहला, जिसमें कि सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे OH एंड OH एंड H एंड H। इसका अगर मिरर इमेज ली जाए तो इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। ये दोनों 16 एंड 17 जो है वो आपस में क्या है, मिरर इमेज है, एनेंशियोमर है। हम इसका दूसरा ग्रुप दूसरे तरीके से इसे लिखें जिसमें कि दोनों सेम ग्रुप जो है वो सेम डायरेक्शन में है, आइडेंटिकल ग्रुप सेम डायरेक्शन में है। OH इस डायरेक्शन में है और HH जो है वो सेम डायरेक्शन में है। इसकी अगर हम मिरर इमेज लें तो वो इस तरह से आएगी। अगर हम इन दोनों को मिरर इमेज देखें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इसे अगर हम एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करें तो ये आपस में एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाएगी, रोटेशन के द्वारा ये सुपर इम्पोज हो जाएगी। इसलिए दोनों 18 एंड 19 जो है वो एनेंशियोमर नहीं बनाते हैं, क्योंकि कंपाउंड जो है 18 एंड 19 इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस कंपाउंड का हाफ पार्ट अगर प्लेन पोलराइज राइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है तो दूसरा हाफ पार्ट जो है वो प्लेन पोलराइज राइट को उतने ही एंगल से राइट हैंड साइड में घुमाता है। यानी कि मॉलिक्यूल में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो इसके इंटरनल कंपनसेशन के कारण जो है वो इनएक्टिव हो जाती हैं, आपस में बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि आधा पार्ट जिस साइड घुमाएगा लाइट को एग्जैक्टली उतना ही रिमेनिंग हाफ पार्ट जो है उस लाइट को दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किस कारण से ख़त्म हो गई, मॉलिक्यूल की आंतरिक संरचना के कारण। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये जो आइसोमर है वो आपस में जो है एनेंशियोमर नहीं बनाते, बल्कि इस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, मीजो टार्टरिक एसिड, मीजो आइसोमर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो कायरल सेंटर थे, लेकिन फिर भी कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है इंटरनल कंपनसेशन के कारण, और ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं मीजो आइसोमर। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हैं वो 2⁻n से कम होते हैं। ठीक है, टार्टरिक एसिड में 3 तरह के आइसोमर हमें देखने को मिलते हैं, D आइसोमर, L आइसोमर एंड मीजो कंपाउंड। कुछ और एग्जांपल्स इसमें हम देख सकते हैं, जैसा कि मीजो 2,3-ब्यूटेन डाइऑल, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इंटरनल कंपनसेशन के कारण यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर जो है इसकी मिरर फॉर्म नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर जिसमें इस कंपाउंड में नहीं मिलती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसी तरह से मीजो 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन को अगर हम देखें, इट इज़ आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मीजो अल्फा डैश डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड, दिस इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स किसी कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कायरल का अगर किसी भी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम्स की संख्या n है तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे 2⁻n
n होंगे। इसे जो है वांटा फार्मूला के द्वारा हम बता सकते हैं। क्या किसे हम क्या कहते हैं? वांटा फार्मूला कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं कंपाउंड कंटेनिंग 1 कायरल सेंटर, जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, जैसा कि हमने देखा था लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे 2⁻, यहाँ n क्योंकि 1 है 2⁻1 दैट इज़ 2, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे यहाँ पर 0। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं यहाँ पर 2। ये है वॉन-टॉप फार्मूला। अब हम देखते हैं दूसरा केस, जिसमें कि कंपाउंड में 2 आइडेंटिकल कायरल सेंटर्स हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड में। तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स जो हैं वो होते हैं 2⁻n-1। तो 2 यहाँ पर n है 2, तो 2⁻n-1 हो जाएगा 2⁻1 दैट इज़ 2 जो है यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। और नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो आइसोमर्स जो होते हैं वो होते हैं 2⁻n/2-1 दैट विल बी 2⁻0 दैट इज़ 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ हो जाएंगे 3। अब केस 3 है कंपाउंड जिसमें कि 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर्स होते हैं, जो कि हमने देखा था। फॉर एग्जांपल 3-bromo-2-butanol। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं 2⁻n दैट इज़ 4 एरिथ्रो एंड थ्रियो पेयर, जिसमें कि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं दैट इज़ एरिथ्रो पेयर, एंड सेम ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दैट इज़ थ्रियो पेयर। और इसमें टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर जो है वो 0। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हो जाएंगे यहाँ पर 4। अब हम देखते हैं कि एनेंशियोमर और डायस्ट्रीमर आइसोमर जो टर्म्स हमने देखी हैं अब आप समझ गए होंगे। तो इनका हम नॉमेनक्लेचर जो है नामकरण किस तरह से करते हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर के लिए भी 2 विधियां हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब तक जो हमने देखे हैं पेपर पर ही इसके फ्लाइंग मोड, फ्लाइंग वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले देखे हैं। तो इन फार्मूलों के द्वारा जो है हम अब इनका देखते हैं किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम्स का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो वो क्या कहलाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करने के लिए 2 तरह से मेथड हैं। फर्स्ट इज़ D एंड L नॉमेनक्लेचर। तो इसमें क्या है कि एप्रोप्रिएट, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किस तरह से जो D और L जो है वो उन्हें आपस में डिस्टिंग्विश करेंगे, और यहाँ इसमें किस तरह से पता लगाया जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो किस एनेंशियोमर को बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले DL नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। तो शुगर और एमिनो एसिड्स पे काम करते हुए एमिल फिशर ने देखा कि इनके बीच में कॉन्फ़िगरेशनल रिलेशनशिप होती हैं इन सभी मेंबर्स के बीच में। तो उसने क्या किया कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसे जो है, जिसमें कि प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, प्लस मीन्स यहाँ पर प्लस क्या बता रहा है, जो कि प्लेन पोलराइज राइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है ऐसा आइसोमर, उसको इसने कहा D आइसोमर, D कॉन्फ़िगरेशन। और जो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड था, यानी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में घुमा रहा है, उससे उसने कहा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये उसने माना, और इस आधार पर ही जो है बाकी सभी कंपाउंड्स को उसने कॉन्फ़िगरेशन दिया। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया वो एग्जैक्टली वैसे ही आइडेंटिकल था जो कि फिशर ने बताया था, क्योंकि बाद में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स के द्वारा भी वही कॉन्फ़िगरेशन उसका आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो कि किस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स या ग्रुप्स का एक्चुअल ओरिएंटेशन बताता है किसी पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर में, उसे क्या कहा गया, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो और कॉन्फ़िगरेशन जो कि
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिसका पहले ही कॉन्फ़िगरेशन एस्टेब्लिश हो गया है, और जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का, और उसके आधार पर दूसरे मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, दैट इज़ नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से कोरिलेट किए जा सकते हैं, अर्थात कंपाउंड जो कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से या तो डायरेक्टली सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, उसे डी कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से कोरिलेट किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाए, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स कहलाए। हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जो कायरल कंपाउंड है, और फार्मूला इस तरह से है उसका CH3CHX CH2CH3। वहाँ X जो है वो क्या हो सकते हैं, हीटेरोएटम वो हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, OH एंड NH2 ग्रुप। तो ये दो तरह के एनेंशियोमर के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला तो X जिसमें कि राइट हैंड साइड है, दूसरा X जो है जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये कंपाउंड जो है वो इन्हें डी और एल प्रीफिक्स किस आधार पर दिया गया, कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर ही इन्हें दिया गया कि जिनमें एक्स जो है वो राइट हैंड साइड था, वो डी कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड था, और जिनमें एक्स जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में था, वो कंपाउंड क्या कहलाए, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड्स उन्हें हम कहते हैं। दिस इज़ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि रिलेट किया गया है किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप जब राइट हैंड साइड पे था, देन इट वाज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम देखें इसके, जैसे कि एलेनिन। एलेनिन क्या होता है, कार्बन से CH3 NH2 COH, यानी कि एक एमिनो एसिड है, NH2 और COH ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं। इसमें जब NH2 राइट हैंड साइड है तो इट इज़ डी एलेनिन, और NH2 जब लेफ्ट हैंड साइड है तो एल एलेनिन। इसी तरह से 2-ब्यूटेनॉल में भी जो OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड है, D2-ब्यूटेनॉल, और OH ग्रुप जब लेफ्ट हैंड साइड है देन इट इज़ एल ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया गया। दिस इज़ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से इन्हें रिलेट करके दिया गया है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि डाई स्टीरियोआइसोमर्स और दूसरे स्टीरियोआइसोमर हो सकते हैं। तो ये रूल जो है वो सिर्फ हाईएस्ट नंबर वाले कायरल सेंटर पे ही एप्लीकेबल होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन अपन इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कार्बन की, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो हाईएस्ट नंबर वाला कायरल सेंटर है उसके आधार पर इसे हम डी और एल जो है कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जैसे कि एरिथ्रोज ये कंपाउंड है, एरिथ्रोज, दिस इज़ 4 मेंबर्ड, 4 कार्बन है इसमें, CH और CH2 OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, जो कि एक कंपाउंड में तो हम देख रहे हैं सेम दोनों OH ग्रुप जो है वो सेम साइड है, और इसका जो आइसोमर है उसमें दोनों OH ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में यहाँ पर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं इसकी 1 2 3 एंड 4। तो जो हाईएस्ट नंबर वाला कायरल सेंटर है दैट इज़ 3, उसके आधार पर हम क्या है, यहाँ OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, सो इट इज़ डी एरिथ्रोस, और यहाँ पर OH ग्रुप जो है 3 कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो इट इज़ एल एरिथ्रोस। इसी तरह से थ्रियोज कंपाउंड भी अगर हम देखें, थ्रियोज में भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर है दैट इज दिस इज 3 नंबर्ड, देन इट इज़ यहाँ OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, सो इट इज़ डी थ्रियोज, और यहाँ OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, सो इट इज़ एल थ्रियोज। तो ये जो रूल है वो यूज़फुल है कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें कि बहुत सारे कायरल सेंटर्स होते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिया जाता है हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर के द्वारा। अगर हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है देन इट इज़ डी कॉन्फ़िगरेशन, जबकि अगर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कौन सा होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन।
तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हम लेते हैं। जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर में हम देखें, दिस इज़ ग्लूकोज। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 40, तो इसमें यहाँ OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है, 5 नंबर वाला। यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे। हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर राइट में OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, सो इट इज़ टी कॉन्फ़िगरेशन। और जबकि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में है। लेफ़्ट हैंड साइड होने के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिफरेंस बिटवीन D एंड L, कैपिटल D एंड L एंड स्मॉल d और L के बीच में। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने दोनों पढ़े हैं तो दोनों हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आनी चाहिए कि यहाँ पर जो कैपिटल D और कैपिटल L है वो क्या बताता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बताता है, यानी कि स्पेस में एटम्स का क्या अरेंजमेंट है और इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई भी संबंध नहीं है। जबकि स्मॉल d और स्मॉल l क्या बता रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, जिसे कि प्लस और माइनस साइन के द्वारा भी हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि लाइट को वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो दोनों में क्वाइट डिफरेंस है, कैपिटल D एंड स्मॉल d में और कैपिटल L एंड स्मॉल l में, जो कि अब तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर हमें अच्छे से समझ में आता है। तो ये पॉसिबल है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन D है वो प्लस हो सकता है और माइनस, दोनों उसका ऑप्टिकल रोटेशन कोई सा भी हो सकता है। इसी तरह से कोई भी कंपाउंड जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन L है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं D और L नोमेनक्लेचर के। लिमिटेशंस ये हैं कि सारे कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के द्वारा हम कोरिलेट नहीं कर सकते, और कंपाउंड जिसमें कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हैं तो जो सिस्टम है वो दूसरे कायरल सेंटर्स का ध्यान नहीं रखता है। सिर्फ हमें उसमें क्या देखना है, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को ही देखना होता है, उसके आधार पर ही हम इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक इसकी बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि बाकी जो कायरल सेंटर्स हैं उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह से ऐसे मॉलिक्यूल जिसका कि हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं वो ही इस नोमेनक्लेचर के सिस्टम में फिट हो रहा है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला नहीं लिखा है या हम 3 डायमेंशनल स्पेस में उसे देखना चाहें तो उस आधार पर D और L कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम नोमेनक्लेचर करना मुश्किल होता है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका दूसरा जो कोई और मेथड है नोमेनक्लेचर का, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।